हेलो गाइस एंड वेलकम टू आवर सीरीज ऑन ऑफिशियल फिजिक्स। हम सुमित और हम साथ में रिवीजन कर रहे हैं स्लैश क्रैश कोर्स कर रहे हैं फिजिक्स का। तो अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था कैपेसिटर्स। हमने जो लास्ट वीडियो में पढ़ा कैपेसिटर, बेसिकली हमने कैपेसिटर्स में देखा कि भाई कैपेसिटर्स इन सीरीज पैरेलल डाइलेक्ट्रिक आ जाता है तो क्या होता है। तो हमने एक चीज़ देखी, जब कैपेसिटर में कोई भी चार्ज कोई करंट आप फ्लो करते हो तो उसमें एक चार्ज आता है जिसके कारण कुछ पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है, उसका कुछ कैपेसिटेंस डिफाइन होता है। तो हमने उस करंट की स्टडी नहीं करी है अभी तक, ठीक है। तो आज हम उस करंट की स्टडी करने जा रहे हैं। तो मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा कि करंट क्या होता है ये सब बताना, क्योंकि करंट बहुत कॉमन सी चीज़ है। भाई आप देखते हो घर में आपके जितने भी अप्लाइंसेस है, फ्रिज हो गया, टीवी हो गया, बल्ब हो गया, फ़ोन हो गया, मोबाइल चार्जर हो गया, ये सारी जो चीज़ें हैं ये सब करंट के कारण चलती हैं, ठीक है। जब करंट उन वायर्स से फ्लो होकर आपके अप्लाइंस तक पहुँचता है तो ये सारी चीज़ें काम करती हैं। तो बेसिकली आपको मालूम है कि करंट होता है, करंट का एक जिस्ट है, आपको एक बेसिक आइडिया है कि करंट होता क्या है। तो चलिए डिफाइन करते हैं फिजिक्स के अनुसार कि करंट होता क्या है। व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट किसी भी कंडक्टर इंसुलेटर क्या होता है हम देख चुके हैं। जब किसी भी कंडक्टर में डिफाइन होता है तो इट इज़ डिफाइंड एज की रेट ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, ठीक है। मतलब पॉजिटिव चार्जेस का जो रेट ऑफ फ्लो होता है दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। भाई रेट किससे डिफाइन करते हो आप, डिफरेंशिएशन से। तो आई इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी। आई होता है करंट, डी क्यू होता है चेंज ऑफ चार्जेस या फ्लो ऑफ चार्जेस, डी टी होता है कितने टाइम में फ्लो हुआ है, ठीक है। अगर एक सेकेंड में मान लीजिए 10 कूलम चार्ज फ्लो हुआ है तो आपका करंट हो जाएगा 10 कूलम पर सेकेंड। अगर एक सेकेंड में हुआ है तो ये कूलम पर सेकेंड क्या होगा, करंट का यूनिट हो गया, या फिर एम्पियर। करंट का जो बेसिक यूनिट होता है, एसआई यूनिट होता है, दैट इज एम्पियर। 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू 1 कूलम पर सेकेंड, ठीक है। तो दिस इज बेसिक यूनिट ऑफ करंट। अब भाई इसमें आपने ध्यान दिया होगा कि डेफिनेशन है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, ठीक है। हम पॉजिटिव चार्जेस की बात कर रहे हैं। तो आपके दिमाग में डाउट आना चाहिए कि भाई पॉजिटिव चार्जेस तो फ्लो ही नहीं होते हैं सर। जब हमने देखा था एटम में इलेक्ट्रॉन्स फ्री रहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स फ्री रहते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो पॉसिबल है। पॉजिटिव चार्जेस मतलब प्रोटॉन्स तो न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, उनका तो फ्लो पॉजिटिव ही नहीं है। तो आप कैसे बोल दे रहे हो कि फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस को बोलते हैं हम, ठीक है। या फिर डी क्यू है आपका अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्जेस जो पास होते हैं। तो भाई आपको बात तो इलेक्ट्रॉन्स की करनी चाहिए, क्योंकि फ्लो तो इलेक्ट्रॉन्स होता है। और हमने पहले भी टॉपिक में देखा है कि इलेक्ट्रॉन्स ही फ्लो होते हैं, ठीक है। जो ड्रिफ्ट हो रहे थे, आपने जो कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर जीरो होता है उस केस में देखा था कि इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट हो रहे थे, अंदर एक दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही थी, है ना। पोलराइजेशन वाले केस में भी देखा अभी जब डाइलेक्ट्रिक आ गया था, इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट हो रहे थे, ठीक है। तो आप करंट को पॉजिटिव चार्ज का फ्लो कैसे बोलते हो। हाँ, तो ये एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है। भाई आप ऐसा मानते हो कि पॉजिटिव चार्जेस के फ्लो करंट को डिफाइन करता है। देखिए मान लीजिए आपका एक कंडक्टर है, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं जो कि शोन है, ठीक है। तो जो करंट की डायरेक्शन होती है वो ये जो मैं पर्पल या वायलेट से शो कर रहा हूँ ये होती है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में होगी। इलेक्ट्रॉन्स राइट हैंड साइड में फ्लो हो रहे हैं, करंट की डायरेक्शन लेफ्ट हैंड साइड में फ्लो होती है। तो हम ऐसा बोल देते हैं कि भाई अगर मान लो पॉजिटिव चार्जेस होते तो पॉजिटिव चार्जेस के फ्लो को ही हम करंट बोल देते हैं, ठीक है। फ्लो तो इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं, असलियत में इलेक्ट्रॉन्स जिस डायरेक्शन में फ्लो होते हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आप करंट की डायरेक्शन लेते हो। तो इसलिए हम ऐसा बोल देते हैं कि भाई फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, ठीक है। बस बोलने की बात होती है, असलियत तो आपको बता दी है मैंने। बाय कन्वेंशन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन एज डायरेक्शन इन विच पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स वुड मूव। देखिए वुड मूव लिखा है, विल नहीं लिखा है, मतलब इसमें अनसर्टेनिटी बता रहा है ये। अगर पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स होते तो वो जिस डायरेक्शन में मूव करते वो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होती, ठीक है। अब हमारे पास कौन से चार्ज कैरियर्स होते हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स, तो उसकी ऑपोजिट जो डायरेक्शन होगी वो करंट की डायरेक्शन होती है। तो चलिए हमने करंट की पूरी कहानी पढ़ ली है, करंट की मतलब पूरी स्टोरी पढ़ ली है। आगे बढ़ते हैं करंट डेंसिटी पे। भाई आपने हर चीज़ की डेंसिटी पढ़ी है, मास डेंसिटी, वॉल्यूम, है ना, मास डेंसिटी पढ़ी है, फिर आपने और भी डेंसिटीज देखी हैं। इसी तरह करंट डेंसिटी भी होती है। जे, ये गलत एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, मैं नया एक्सप्रेशन लिख देता हूँ। जो करंट डेंसिटी होती है उसको डिनोट करते हैं जे से, ठीक है। एंड दिस जे इज इक्वल टू आई अपॉन ए, ठीक है। सरफेस डेंसिटी यही होती थी, चार्ज की सरफेस डेंसिटी क्यू अपॉन ए, तो करंट डेंसिटी भी होती है आई अपॉन ए। अगर अब इसको मैं थोड़ा सा इंटीग्रल वाले फॉर्म में थोड़ा अच्छे से लिखना चाहूँ तो जे डॉट डी एस या डी ए लिख दीजिए, एस बेसिकली सरफेस एरिया दिखा रहा था मैं, तो ए से हमने बात करी, इज इक्वल्स टू आई, ठीक है। ये होती है आपकी करंट डेंसिटी की इक्वेशन। ये जो यहाँ लिखी थी गलत है, दिस इज योर करंट डेंसिटी। जहाँ पर डी ए क्या है, डी ए इज वेक्टर परपेंडिकुलर टू सरफेस एलिमेंट ऑफ एरिया डी ए,
ठीक है, हम ये बात कर चुके हैं भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जब बात करी थी। तो डी ए क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। जो एरिया का डी ए स्मॉल एरिया ये है तो इसके परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन होगी वो आपकी डी ए की डायरेक्शन होती है, ठीक है। और मैग्नीट्यूड तो एरिया होता ही है। तो ये बोल रहा है कि डी ए इज़ वेक्टर परपेंडिकुलर टू सरफेस एलिमेंट ऑफ एरिया डी ए एंड इंटीग्रल, ठीक है, इन दोनों साइड को इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रल इज टेकन ओवर एनी सरफेस कटिंग अक्रॉस द कंडक्टर। ठीक बात है, मान लीजिए ये कंडक्टर है, ठीक है, तो आप ऐसे काट दोगे तो ये सरफेस हो जाएगा आपका, ठीक है। टेढ़ी लाइन काट दो तो थोड़ा ओवल शेप में सरफेस आ जाएगा, है ना, ये आपका सरफेस हो जाएगा। तो वो वही बोल रहा है कि जो आप सरफेस काटते हो उसके अराउंड इंटीग्रल रहते हैं, ठीक है। जे क्या है, जे हैज़ सेम डायरेक्शन एज वेलोसिटी ऑफ मूविंग चार्जेस इफ़ दे आर पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव चार्ज होते तो जे की डायरेक्शन वही होती जो उनकी डायरेक्शन है। एंड अपोजिट डायरेक्शन इफ़ दे आर नेगेटिव, अगर नेगेटिव है मतलब इलेक्ट्रॉन्स है जो असली में फ्लो होते हैं तो उसकी अपोजिट डायरेक्शन मतलब जे की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन जैसी होती है। तो ये तो बात हो गई आपकी करंट डेंसिटी की। ये टर्म हमने डिफाइन क्यों करा है आगे देखते हैं, ठीक है। बेसिकली करंट ही होता है, करंट डेंसिटी भी हमने डिफाइन करा है। आगे जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा भाई करंट डेंसिटी क्यों डिफाइन करा गया है। ड्रिफ्ट स्पीड, अब देखिए जब भी किसी चीज़ में करंट फ्लो होता है तो उसका प्रोसेस क्या होता है, उसका प्रोसेस ये होता है, मान लीजिए कंडक्टर है आपका कॉपर वायर है, तो क्या होता है इस कॉपर वायर के अक्रॉस कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होती है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो ड्रिफ्ट होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में, तो इस पे जो इलेक्ट्रॉन्स पे जो फोर्स लगेगा वो राइट हैंड साइड में होगा। तो इलेक्ट्रॉन्स इस राइट हैंड साइड में कुछ वेलोसिटी से मूव करेंगे, कुछ वेलोसिटी से ड्रिफ्ट होंगे। ऐसा नहीं है कि एकदम भाग के इधर से उधर हो जाएंगे, वो हल्का हल्का ड्रिफ्ट होते हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे, ये इलेक्ट्रॉन छोटा छोटा, बहुत छोटा मूवमेंट, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स का बहुत छोटा मूवमेंट बहुत बड़ा इफेक्ट क्रिएट करता है करंट, ठीक है। वो ड्रिफ्ट होते हैं, तो वो जिस स्पीड से ड्रिफ्ट होते हैं उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट स्पीड, ठीक है। व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश्ड इन अ कंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स एक्वायर अ ड्रिफ्ट स्पीड, इसको वेडी से नोट कर रहे हैं हम, इन डायरेक्शन ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों, क्योंकि उस पर जो फोर्स लगता है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में तो फोर्स जो इलेक्ट्रॉन पे लगेगा वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, इसलिए उसका मूवमेंट भी ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, राइट। तो इनिशियली क्या होता है, कंडक्टर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं जो रैंडमली इधर उधर मूव कर रहे रहते हैं, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लगती है वैसे ही वो एक डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं। ये जो हल्की सी ड्रिफ्ट होती है इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट स्पीड। चलिए तो इस ड्रिफ्ट स्पीड की थोड़ी बात कर लेते हैं। भाई देखो स्पीड है, तो स्पीड के लिए तो हमने भाई पूरा का पूरा मैकेनिक्स पढ़ा हुआ है, पूरे का पूरा काइनेमेटिक्स में हमने स्पीड ही की बात करी है। तो स्पीड क्या होती है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है लेंथ इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, राइट, यही होती थी वेयर एल इज लेंथ। अब देखिए कंडक्टर में क्या होता है, जब दो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं और ये मूव करते हैं तो ऐसा नहीं है ये एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं, रैंडमली मूव करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ये हाई स्पीड पे मूव करते हैं। तो क्या होता है ये एक दूसरे से टकराते हैं, एक दूसरे से ये कोलाइड करते हैं। तो एक दूसरे से कोलाइड करने के बीच में जो टाइम रहता है, ठीक है, मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है, ये पहले एक इस पॉइंट पर किसी से कोलाइड करेगा, फिर ये अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगा, ये चेंज होती है कोलिजन के कारण डायरेक्शन, फिर वो यहाँ किसी से कोलाइड करेगा, फिर हो सकता है अपनी डायरेक्शन चेंज कर ले, फिर कोलाइड करे, फिर कोलाइड करे। तो ऐसे ये कोलाइड करता रहता है। तो इसी तरह जब ड्रिफ्ट इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगती है तब भी कोलिजन तो होता ही है। तो ये जो पाथ है, मान ये जो डिस्टेंस एवरेज डिस्टेंस है जिसमें ये कोलाइड करता है, ये है वो एल डिस्टेंस, ठीक है, दिस इज दिस एल, ये एवरेज डिस्टेंस। और ये कुछ पर्टिकुलर टाइम बाद ही कोलाइड करता है। ये जो एवरेज टाइम होता है, ये इसका एवरेज ले लिया जाए तो उसको मैं टाउ से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। व्हाट इज टाउ, वो जिस टाइम बाद कोलिजन करता है, ठीक है, फ्री टाइम, जिस टाइम बाद वो कोलिजन करता है। तो अब देखिए आप इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ये तो आपको आते ही है, मैकेनिकल काइनेमेटिक्स आप पढ़ चुके हैं। एल इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एल क्या है आपको मालूम है, ठीक है। यू क्या है इनिशियल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, टी क्या है टाइम, जिस टाइम में जितने टाइम तक वो कोलाइड रहेगा, जितने टाइम में वो एल डिस्टेंस कवर करेगा। ए क्या है एक्सेलरेशन, टी क्या है, टी हम बात कर चुके हैं, जितने टाइम में वो लेंथ एल कवर करेगा। अब देखिए एल क्या है, व्हाट इज एल, ये जो डिस्टेंस है दो कोलिजन के बीच का डिस्टेंस है, ठीक है, ये हम फाइंड कर रहे हैं। इनिशियल वेलोसिटी भाई जब इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड करता है तो कोलाइड करता है, रेस्ट पे आता है, फिर चलता है, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी होती है 0, वो कोलाइड करता है, रेस्ट पे आता है, फिर चलता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण कोलाइड करा, रेस्ट पे आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी लग रही है तो वो फिर चलने लगता है, ठीक है, ये प्रोसेस होती है। तो यू तो हो गई 0,
अब क्या है, हाफ AT²। ए क्या होता है, फोर्स अपॉन मास। फोर्स कितना लग रहा है उस इलेक्ट्रॉन पे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू चार्ज। चार्ज कितना है, E अपॉन M। व्हाट इज वैल्यू ऑफ E, -1.6 इंटू 10⁻19। ठीक है, तो नेगेटिव साइन ये E में ही इंक्लूडेड है, तो E अपॉन M ये हो गया एक्सेलरेशन, फोर्स अपॉन मास इंटू टाउ²। ठीक है, टाउ कौन सा टाइम है, जो लेंथ L कवर करने में वो टाइम ले रहा है। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आप देख रहे हो कि आपका जो L आ जाएगा दैट विल बी इक्वल टू E टाउ² अपॉन 2M। ठीक है, अब एक टाउ को मैं यहाँ से उठा के नीचे ला रहा हूँ, तो ये क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या हो गया, वेलोसिटी। ये कौन सी वेलोसिटी होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फाइनल इक्वेशन है वो ये आ जाती है, दिस यू शुड रिमेंबर। कभी डायरेक्ट पूछ लिया तो आपको आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपको मालूम चल गया क्या होता है। हमने जब करंट की बात करी थी, मैंने बोला था करंट होता है क्या, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, मतलब कितने चार्ज पास हो रहे हैं टाइम t में। तो मैं पहले वो dq निकालना चाहता हूँ, dq अपॉन dt होता है, तो dq निकालना चाहता हूँ। भाई मान लीजिए पॉइंट A से पॉइंट B के बीच में वो जो टाइम ले रहा है वो डेल्टा t टाइम ले रहा है ट्रैवल करने में चार्ज। ठीक है, तो कितना चार्ज ट्रैवल करेगा ये निकालने की कोशिश करता हूँ। तो डेल्टा q विल बी इक्वल टू जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है vd। ठीक है, एक चार्ज की ड्रिफ्ट वेलोसिटी मान लीजिए vd है। ठीक है, तो vd इंटू डेल्टा टी इंटू n इंटू ए इंटू ई, ये होता है चार्ज जो ट्रैवल कर रहा है। अब ये कैसे आया आप देखिए, मान लीजिए जो उसकी वो है क्या बोलते हैं, n जो है, n इज वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी। ठीक है, इतने चार्जेस फ्लो हैं, इतने चार्जेस प्रेजेंट है पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है पर यूनिट वॉल्यूम। तो डेल्टा t टाइम में वो कितने ट्रैवल कर रहा है, पर यूनिट वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे, n इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितनी है, इसका एरिया मान लीजिए a है, तो एरिया इंटू ये लेंथ, इस पूरी चीज़ की वॉल्यूम हो जाएगी, यही होती है वॉल्यूम। लेंथ कितनी है, लेंथ है डेल्टा t टाइम इंटू vd, वेलोसिटी इंटू टाइम डिस्टेंस हो जाता है, तो ये लेंथ हो गई, तो ये हो गई आपकी वॉल्यूम इंटू ई। भाई ये तो नंबर आया है, एक पे कितना चार्ज है, ई, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज स्मॉल ई हमने अज्यूम करा है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू ई, तो ये हो गया टोटल जो चार्ज वेरी हो रहा है, डेल्टा क्यू जो फ्लो हो रहा है। ठीक है, दिस इज डी क्यू, ये डेल्टा क्यू ये आ गया आपका, ये एक्सप्रेशन यही निकाला है। अब डेल्टा डी क्यू अपॉन डी टी कितना होता है, करंट, तो डी टी से डिवाइड करोगे तो डेल टी से डेल टी कैंसिल हो जाएगा, तो करंट की वैल्यू हो जाएगी एन ए ई इंटू वी डी। आप इसको याद रखिएगा, जहाँ पर एन होती है आपकी वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी, ए होता है आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ई होता है आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁻, और वी डी होती है आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, अब इसको आप ए जो ए है, ए को आप अगर राइट हैंड साइड में लाएंगे तो आई अपॉन क्या हो जाता है आपका डेंसिटी। कौन सी डेंसिटी, करंट डेंसिटी, तो जे की वैल्यू होती है एन वी डी इंटू ई। ठीक है, अब आप इसमें वी डी की वैल्यू रख दीजिए। वी डी की क्या वैल्यू रखेंगे, वी डी की वैल्यू होती है स्मॉल ई टाउ इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन 2m। जब आप ये वैल्यू रख देंगे तो आपको जो इक्वेशन आएगी ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, अब आप इस इक्वेशन में ध्यान से देखिए, जो ई होता है और जो टाउ होता है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, ई और टाउ कांस्टेंट और मास भी कांस्टेंट है। कौन सा मास है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन का ही एक्सेलरेशन निकाला था। तो जो फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन था स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये कांस्टेंट है। तो इस पूरी वैल्यू को मैं नाम दे देता हूँ सिग्मा। राइट, ये कांस्टेंट को नाम देता हूँ सिग्मा, बोलने में आसानी होगी, तो जे इज इक्वल्स टू सिग्मा ई आ जाता है मेरा। तो ये होता है ओम्स लॉ, दिस इज ओम्स लॉ। आप बोलोगे हमने कुछ और ही पढ़ा है, ठीक है, या आगे देखोगे जो हम यूज़ करेंगे क्वेश्चन में कुछ और ही करेंगे, तो ये ओम्स लॉ का एक फॉर्म है। तो इसी को अगर मैं आगे और सॉल्व करते जाऊँ, अगर मैं इसी को और आगे करते जाऊँ, तो मुझे जो इक्वेशन मिलती है वो मैं देखना चाहता हूँ क्या होता है। भाई देखो, जे क्या होता है, आई अपॉन ए, सब्स्टिट्यूट कर सकते हो आप, करंट डेंसिटी। सिग्मा क्या होता है, सिग्मा को बोलते हैं कंडक्टेंस। ये बेसिकली कंडक्टिविटी शो करता है। अगर सिग्मा ज़्यादा होगा तो कंडक्टेंस ज़्यादा होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन्स आसानी से फ्लो करेंगे। ठीक है,
तो कंडक्टेंस का उल्टा होता है रेजिस्टेंस, ठीक है। कंडक्टेंस समझ में आ रहा है, कंडक्ट करने में हेल्प कर रहा है, रेजिस्ट मतलब रेजिस्टिविटी बढ़ा रहा है, रेजिस्ट करने में हेल्प कर रहा है। तो सिग्मा इज इन्वर्सली मतलब कंडक्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, ठीक है, क्योंकि कंडक्टेंस ज़्यादा रहेगा तो आसानी से फ्लो होगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा रहेगा तो मुश्किल से फ्लो होगा। नाम से ही समझ में आ रहा है, रेजिस्ट कर रहा है। तो जो कंडक्टेंस सिग्मा होता है दैट इज इक्वल्स टू 1/ρ। व्हाट इज़ रो? रो इज़ रेजिस्टिविटी। रो होती है आपकी रेजिस्टिविटी। नॉर्मल से कांस्टेंट ये मटेरियल पर डिपेंड करते हैं। कॉपर होगा उसकी रेजिस्टिविटी कुछ और होगी, एल्यूमिनियम होगा उसकी रेजिस्टिविटी कुछ होगी, ये सब डेटा आपको मिल जाएगा क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल सा नाम दे रहे हैं हम, बस ये सिग्मा को नाम दे दिया, कंडक्टेंस एक कांस्टेंट ही था, हमने अभी पिछले स्लाइड में फाइंड करा, उसको 1/ρ बोल दिया, रो को रेजिस्टिव बोल दिया, सिर्फ नाम दे रहे हैं, कोई डर वो डेटा साइंस नहीं लगा रहे हैं कोई, ठीक है। ई क्या होती है आपकी? इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट इज़ ई? इलेक्ट्रिक फील्ड। dv/dr, इसको अगर मैं मोटा मोटा लिखूँ तो v/L बोल सकता हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ, ठीक है। तो ई मैंने लिख दिया v/L। अब मैं जब ये सारी चीज़ें सब्सटीट्यूट करूँगा, I/A इज इक्वल्स टू 1/ρ v/L, तो आप देखिए ये I है, तो जो I की वैल्यू आएगी, या फिर अगर इस इक्वेशन को मैं थोड़ा सा वो करूँ, ठीक है, रीस्ट्रक्चर करूँ, तो v इज इक्वल्स टू I/A ρL ऊपर आ जाएगा। देखिए I कांस्टेंट, I तो करंट है, रो कांस्टेंट है एक मटेरियल के लिए, लेंथ ऑफ वायर कांस्टेंट रहेगी और एरिया कांस्टेंट रहेगा। तो इसको एक नया कांस्टेंट का नाम दे देता हूँ R, ठीक है। ये रेजिस्टेंस शो करता है, तो R जो हो गया इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। V इज इक्वल्स टू IR, जहाँ पर V होता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 पॉइंट, ठीक है। I होता है जो करंट फ्लो हो रहा है अक्रॉस 2 पॉइंट्स, और जो R होता है वो होता है रेजिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है, रेजिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अगर किसी बॉडी का रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो उसमें करंट कम फ्लो होगा, अगर पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है तो, ठीक है। देखो क्लियर समझ में आ रहा है क्वेश्चन से, रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो करंट कम फ्लो होगा, करंट ज़्यादा फ्लो हो रहा है इसका मतलब उसका रेजिस्टेंस कम है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 पॉइंट्स कांस्टेंट है। तो ये ओम्स लॉ का वो फॉर्म है जो आप ज़्यादातर यूज़ करोगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सर्किट्स में इसको यूज़ करेंगे, सर्किट्स में कैसे यूज़ करना है वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टर्स। भाई कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टर्स क्या होती है? भाई कोई आपके सामने कोई वायर रख दिया, उसका कुछ रेजिस्टेंस है, आपके सामने कोई ऐसे वायर्स या ऐसे कंडक्टर्स जिनका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है उनको रेजिस्टर बोलते हैं, ठीक है। जैसे नॉर्मल कॉपर का वायर है भाई, उससे स्मूथली करंट फ्लो होता है तो उसको बोल देते हैं कंडक्टर। अब ऐसे कोई वायर होते हैं जिससे करंट फ्लो तो होता है लेकिन थोड़ा मुश्किल होती है, उनको बोलते हैं रेजिस्टर, उनका रेजिस्टेंस ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो आपके सामने कोई वायर रख दिया मैंने और मैं बोल रहा हूँ भाई इसका रेजिस्टेंस बताओ, आप कैसे बताओगे? अब बार एक्सपेरिमेंटली फाइंड कर सकते हो आप, ठीक है। अगर आप स्कूल की लैब में देखोगे एक्सपेरिमेंटली तो आप फाइंड कर ही सकते हो, लेकिन हर बार तो एक्सपेरिमेंटली फाइंड करना पॉसिबल ही नहीं है। तो कंपनीज़ क्या करती हैं, कंपनीज़ ने एक कलर कोडिंग सिस्टम बनाया है, ठीक है। कलर कोडिंग सिस्टम क्या होता है? स्टैंडर्ड सिस्टम है, हर उस पर लगा रहता है। बताता हूँ मैं कैसे। तो जो कलर होते हैं उनकी एक एक वैल्यू होती है, ठीक है। जैसे 3 स्ट्रिप बनाते हैं, यूजुअली 3 स्ट्रिप बनाते हैं, ठीक है। पहली स्ट्रिप आपने बना दी ब्लू की, एग्जाम्पल से समझा देता हूँ मैं, ठीक है। दूसरी स्ट्रिप आप बना रहे हो मान लीजिए वायलेट की, ठीक है। तीसरी स्ट्रिप आप बना दो रेड की, और चौथी स्ट्रिप आप बना दो सिल्वर की। तो ये सिल्वर कलर अवेलेबल नहीं है तो ये वाइट आप समझ लीजिए सिल्वर है। तो आपने ऐसी 4 स्ट्रिप बनाई हैं। तो इन चारों स्ट्रिप की मदद से आप इस रेजिस्टर का रेजिस्टेंस की आर की वैल्यू कितनी है वो फाइंड कर सकते हो, ठीक है। भाई पोटेंशियल डिफरेंस कितना अप्लाई कर रहे हो बैटरी में वो आपको पता रहता है वो आपको, है ना। और आर की वैल्यू फाइंड कर लोगे आप अगर इन कलर की मदद से, तो आपको आई की वैल्यू मिल जाएगी, V इज इक्वल्स टू IR में, ठीक है। तो कैसे फाइंड करते हैं? पहली बात तो ये स्ट्रिप्स क्या क्या दिखाते हैं ये देख लेते हैं। लेट अस यूज़ अ न्यू कलर, ठीक है। जो इसमें 4 स्ट्रिप है, पहली स्ट्रिप ये वाला नंबर शो कर रही है, दूसरी स्ट्रिप भी यही वाला नंबर शो कर रही है, तीसरी स्ट्रिप मल्टीप्लायर शो कर रही है और चौथी स्ट्रिप टॉलरेंस शो कर रही है, ठीक है। ये चीज़ें क्लियर हैं आपको। अब देखते हैं नंबर शो कर रही है मतलब क्या है। नंबर शो कर रही है से मतलब है कि भाई जो पहली स्ट्रिप है आप देखिए ब्लू है, ब्लू के पास ब्लू के अगेंस्ट कौन सा नंबर लिखा हुआ है? ब्लू के अगेंस्ट लिखा हुआ है 6, तो लिख दीजिए 6, लिख दिया।
देख के लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी स्ट्रिप क्या शो करती है, नंबर ही शो करती है। वायलेट है, वायलेट के अगेंस्ट कौन सा नंबर है, 7, 67। तीसरी स्ट्रिप शो करती है मल्टीप्लायर, क्या कलर है, रेड, रेड के अगेंस्ट कौन सा मल्टीप्लायर है, 10⁻², तो इंटू 10⁻², ठीक है, ये हो गया। और तो आपका जो रेजिस्टर है उसका रेजिस्टेंस हो गया 67 इंटू 10⁻², मतलब 6700 ओम, ठीक है। करंट का यूनिट होता है एम्पियर, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट होता है वोल्ट। इसी तरह रेजिस्टर ρL/A का यूनिट होता है ओम, जिसका सिंबल होता है ये ओमेगा, ठीक है, OHM। ओम ने ही ये फाइंड करा था, इसलिए ओम के रिस्पेक्ट में उसका यूनिट दे दिया ओम। रेजिस्टर का यूनिट ओम होता है, ठीक है। तो देखिए ये इस बॉडी का रेजिस्टेंस हो गया। अब इस सिल्वर स्ट्रिप का क्या मतलब है, ये शो करती है टॉलरेंस, मतलब 6700 ओम के आसपास रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू वेरी होगी। किस रेंज में वैल्यू होगी, कितना रेजिस्टेंस है, देखो आप सिल्वर के अगेंस्ट आप देखो 10 है, तो इसकी जो वैल्यू हो गई है 6700 तो आप पहले कर चुके हो, ±10% वेरी होगी, ±10% वैल्यू होगी। गोल्ड होता ±5% होता, कोई कलर ही नहीं होता, मतलब 20% टॉलरेंस है, ±20% हो जाता, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा कैसे लेना। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल क्या, मान लीजिए आपके पास एक और रजिस्टर है, ठीक है। पहला कलर आप ले लो ग्रीन है, सेकेंड कलर आप ले लो वाइट है, सेकेंड कलर आपने वाइट ले लिया। थर्ड कलर आप ले लो कि क्या है, वायलेट ले लो आप थर्ड कलर। फोर्थ में कोई कलर ही नहीं है, ठीक है, नॉर्मल है। तो इसका रेजिस्टेंस बताओ। देखो रेजिस्टेंस कैसे बताओगे, पहले दो तो बताते हैं नंबर, तो आप मेरे को ये बता दो कि पहले दो का नंबर कितना होगा। रेड है, ठीक है। पहला क्या है, ग्रीन, ग्रीन के क्या है 5, तो ये हो गया 5। दूसरा क्या है वाइट, वाइट का कौन सा नंबर होता है 9, 5 9। तीसरा क्या मल्टीप्लायर शो करता है, मल्टीप्लायर का क्या नंबर होता है, वायलेट है, इंटू 10⁻7 ओम, ये इसका रेजिस्टेंस हो गया। अब क्या है, चौथे में कलर ही नहीं है, मतलब इसकी जो टॉलरेंस लिमिट है वो 20% है। तो इस जो ये जो रेजिस्टर आपने ड्रॉ करा है, इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा 59 इंटू 10⁻7 ओम ±20%, ठीक है। ये होती है कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टर्स। नॉर्मल सा स्टैंडर्ड सा प्रोसीजर है, आपको बता दिया, आपको आ जाएगा। अब देखिए रेजिस्टिविटी होती है रो, ठीक है, रेजिस्टेंस होता है ρL/A। रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के, और रेजिस्टेंस डिपेंड करता है उस कंडक्टर की लेंथ पे और उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पे, ठीक है। तो जो ये टेम्परेचर के साथ वेरी करते हैं, कैसे वेरी करते हैं टेम्परेचर के साथ, अगर आपको टेम्परेचर T0 पे उसकी रेजिस्टिविटी पता है, तो टेम्परेचर T पे जो रेजिस्टिविटी होगी, मान लीजिए T0 पे इनिशियली था, आप T पे ले गए हो, तो ये आपको मालूम है, ρT0 आपको मालूम है, ठीक है। तो इस पे जो रेजिस्टिविटी आपको फाइंड करनी होगी, दैट विल बी इक्वल टू ρT0 इंटू 1 + अल्फ़ा इंटू ΔT। ये क्वेश्चन आपको देखी लग रही होगी, कहाँ देखी है, इस टाइप की क्वेश्चन आपने देखी है जब आप लीनियर एक्सपेंशन निकालते हो, ठीक है। लीनियर एक्सपेंशन आपने हीट और थर्मोडायनेमिक्स के इनिशियल टॉपिक्स में पढ़ा था। लीनियर एक्सपेंशन क्या होता था, जो फाइनल L' आता था, दैट इज इक्वल्स टू L0 इंटू 1 + अल्फ़ा ΔT, ठीक है। उसी टाइप की क्वेश्चन है, उसी पैटर्न में रेजिस्टिविटी भी वेरी होती है, ठीक है। रेजिस्टेंस भी ऐसे ही वेरी होता है। RT हमने देख ही लिया है, R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, तो इसकी भी वेरिएशन वैसे ही होता है, RT इज इक्वल्स टू RT0 इंटू 1 + अल्फ़ा इंटू ΔT। यहाँ पर R होता है, RT होता है रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T, ठीक है, रो, और RT0 होता है रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T0, ठीक है। तो ये टेम्परेचर के साथ कैसे रेजिस्टेंस वेरी होता है, ये सब आपने देख लिया है। अब देखिए आपने देखा होगा कई बार कि आप कोई भी अप्लायंस हीट करते हो, कोई भी अप्लायंस आप चलाते हो, कुछ भी करते हो, तो कई बार उसके आसपास या फिर जो वायर रहता है वो हीट हो जाता है, ठीक है। इसके कारण तो भाई, इस हीट के कारण तो कई बार जो आप शॉर्ट सर्किटिंग हो जाती है, ये भी आपने देखा होगा। आप कभी आप किसी गांव में रहो या कभी रहो तो बहुत शॉर्ट सर्किटिंग होती है, क्योंकि वो करंट बहुत वेरी करता है, वोल्टेज बहुत वेरी करता है, इसके कारण बहुत बार शॉर्ट सर्किटिंग होती है, बहुत बार अप्लाइंसेस आपके ख़राब होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, जब ये करंट फ्लो करता है तो ये कुछ थर्मल एनर्जी डिसिपेट करता है, उसके कारण कुछ हीटिंग होती है, उसको बोलते हैं जो वेस्टेज होती है कुछ एनर्जी, वो एनर्जी होती है थर्मल एनर्जी। तो थर्मल एनर्जी ऑफ रेजिस्टर क्या होती है, थर्मल एनर्जी ऑफ रेजिस्टर होती है Q इंटू वी, ठीक है, Q इंटू वी, ओके। Q क्या होता है,
डी क्यू बाई डी टी होता है आई, तो क्यू को मैं बोल सकता हूँ आई टी, ठीक है, यहाँ से क्यू को आ जाता है आपका आई टी, और वी होता है आई आर ओम्स लॉ से, तो आई स्क्वायर आर टी, ठीक है, यही आया यहाँ पर। तो दिस इज थर्मल एनर्जी ड्यू टू रेजिस्टर। क्यू इंटू वी भी याद कर सकते हो, आई स्क्वायर आर टी भी याद कर सकते हो, जहाँ पर आपको जो दिया आप वो फॉर्मूला लगा दीजिए, और ऐसा कोई आपने देखा है कोई डिफिकल्ट भी नहीं है, डायरेक्टली क्यू को आई अपॉन टी आई टी सब्सटीट्यूट करो, वी को आई आर सब्सटीट्यूट करो, आ जाता है, ठीक है। तो दिस यू शुड रिमेंबर व्हाट इज थर्मल एनर्जी ड्यू टू रेजिस्टर्स, आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। पावर क्या होता है, पावर होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम, तो यू अपॉन टी हो गया आपका पावर, तो इसको टी से डिवाइड कर दो, टी से टी कैंसिल, तो आई स्क्वायर आर हो गया आपका पावर, ठीक है। अब देखिए आई स्क्वायर आर हो गया आपका पावर, ये तो तब की केस है जब करंट आपको मालूम है कि सेम फ्लो हो रहा है। अब करंट सेम फ्लो नहीं हो रहा है या फिर करंट आपको गिवन नहीं है, तो V इज इक्वल्स टू आई आर होता है, ठीक है, V इज इक्वल्स टू आई आर होता है, तो आई को V अपॉन आर सब्सटीट्यूट कर दो, तो जब सब्सटीट्यूट करोगे तो वी स्क्वायर बाय आर आ गया, सीधी बात है, वी स्क्वायर बाय आर आ गया, ओके। और क्या होता है, आर क्या होता है, आर होता है वी अपॉन आई, तो इसमें अगर आर को वी स्क्वायर बाय आर की जगह आर को वी अपॉन आई सब्सटीट्यूट करोगे तो आपका वी से वी कैंसिल हो जाएगा, आई ऊपर आ जाएगा, तो वी आई आ गया, तो ये वी आई आ गया। तो बेसिकली जो पावर होती है वो दैट इज़ आई स्क्वायर आर, और आप ओम्स लॉ में कभी आर को सब्सटीट्यूट कर दो, कभी आई को सब्सटीट्यूट कर दो, डिपेंडिंग ऑन क्या आपको दिया है, ठीक है, कौन सा फॉर्म आपको लगाना है। तो आपको पता चल गया थर्मल एनर्जी ऑफ रेजिस्टर क्या होती है और पावर क्या जनरेट होती है, उसके कारण आई स्क्वायर आर टी और आई स्क्वायर आर। तो दिस इज अबाउट रेजिस्टर्स, रेजिस्टर्स की थर्मल एनर्जी क्या होती है, रेजिस्टर्स क्या होते हैं, कलर कोडिंग क्या होती है, और डिटेल में पढ़ेंगे भाई, सर्किट एनालिसिस कैसे करते हैं वो सब भी हम देखेंगे। अब देखिए आपने कंडक्टर पढ़ लिया है, आपने इंसुलेटर पढ़ लिया है, रेजिस्टर पढ़ लिया है, दो और चीज़ें होती हैं सेमीकंडक्टर और सुपर कंडक्टर। तो क्या होता है, देखो नाम से समझ में आ रहा है, सुपर मतलब बहुत खतरनाक कंडक्शन होगा, सेमी मतलब कंडक्टर से कम होगा थोड़ा, इंसुलेटर से ज़्यादा होगा, मतलब कहीं बीच की स्टेट में। तो डेफिनेशन देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। सेमीकंडक्टर्स आर मटेरियल दैट हैव फ्यू कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स, मतलब एज कंडक्टर जितने नहीं होते लेकिन कुछ तो होते हैं, फ्यू कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स, but can become conductor when they are doped with other atoms that contribute charge carriers। मतलब जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, ये अगर ये कंडक्टर है, ठीक है, कंडक्टर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पर। अगर सेमीकंडक्टर है तो सेमीकंडक्टर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते लेकिन कुछ तो होते हैं, ठीक है, देखिए इसमें कुछ ही हैं, बहुत सारे नहीं हैं। तो क्या होता है, अगर इसमें आप कोई ऐसा एटम्स ऐड कर दो, कोई दूसरे एटम्स ऐड कर दो, कोई दूसरे एटम्स आप ऐड कर दो जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये कंडक्टर क्या तरह काम करने लगते हैं। ओरिजिनली नहीं कर सकते उतना कंडक्ट, लेकिन थोड़ा सा डोपिंग करके, कुछ एक्स्ट्रा ऐड करके, डोपिंग मतलब एक्स्ट्रा ऐड करके डोप कर दो तो वो कंडक्टर बन जाते हैं, ठीक है। उतने नहीं होते, कुछ एक्स्ट्रा दे दो, कंडक्टर बन गया, थोड़ा सा पुश दे दिया आपने, है ना, वो वाली चीज़ हो गई। सुपर कंडक्टर क्या होते हैं, सुपर कंडक्टर आर मटेरियल दैट लूज ऑल द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। देखो कोई भी कंडक्टर में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होता ही है, चाहे कितना छोटा हो या कितना बड़ा हो। जिसमें ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है वो इंसुलेटर हो जाते हैं, जिसमें बहुत कम होता है वो कंडक्टर हो जाते हैं, लेकिन रेजिस्टेंस तो होता ही होता है, कुछ तो रेजिस्टेंस होता ही है। सुपर कंडक्टर क्या होता है भाई, उसमें रेजिस्टेंस ही नहीं होता है, दे लूज ऑल इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एट लो टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर कम कर दोगे तो उन मटेरियल का रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है, उसमें जो करंट फ्लो होता है वो बहुत हाई होता है, उसमें कंडक्शन बहुत हाई होता है, इसलिए उसको बोल देते हैं सुपर कंडक्टर, ठीक है। सम मटेरियल्स आर सुपर कंडक्टिंग एट सरप्राइजिंगली हाई टेम्परेचर। वो ऐसे भी मटेरियल होते हैं जो हाई टेम्परेचर पे सुपर कंडक्टिंग हो जाते हैं। आपको हालांकि मतलब नहीं है कि लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर, आपको बस बेसिक पता होना चाहिए कि सेमीकंडक्टर क्या होता है, सुपर कंडक्टर क्या होता है। तो बेसिकली गाइस दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने देखा करंट का इंट्रोडक्शन देखा, करंट क्या होता है, करंट डेंसिटी क्या होता है, ओम्स लॉ देखा, एंड ओम्स लॉ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखोगे आगे चल के आपके मतलब 80% ऑफ द क्वेश्चन ये सर्किट वाले ओम्स लॉ से ही सॉल्व होंगे, ठीक है। ओम्स लॉ आपने देखा, आपने और ओम्स लॉ को आगे भी देखा कि भाई जो करंट डेंसिटी होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, ये सारी चीज़ें देखी। उसके बाद फिर आपने क्या देखा, रेजिस्टर्स के बारे में देखा, कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टर्स देखा, हीट जनरेटेड ड्यू टू रेजिस्टर्स या फिर थर्मल एनर्जी, या देखिए आपने वही चीज़ होती है हीट, थर्मल एनर्जी और पावर ड्यू टू रेजिस्टर देखा, ठीक है। ये सारी चीज़ें देखी और आपने अभी लास्ट स्लाइड में भाई और क्या देखा, आपने लास्ट स्लाइड में देखा कि भाई सेमीकंडक्टर और सुपर कंडक्टर क्या होते हैं। तो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमारे लिए इतना ही काफ़ी था। अगर आपको पसंद आ रहा है कंटेंट तो प्लीज़ सपोर्ट अस। तो प्लीज़ गो एंड प्रैक्टिस द क्वेश्चंस। प्रैक्टिस क्या करना है, पहला आपका प्रैक्टिस होना चाहिए
एच वर्मा, सेकंड होना चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट एज इज एच वर्मा। उसके बाद थोड़ी अगर कुछ बच जाए तो टाइम बच जाए तो आप कोई दूसरा मटेरियल या दूसरा क्वेश्चन बैंक लगा सकते हैं। राइट, दीज टू आर लेकिन एकदम बेसिक, और ये दोनों तो बनना ही चाहिए। इन दोनों के बनने से कॉन्फिडेंस आपका इतना बढ़ जाएगा और आपको इतने क्वेश्चंस आ जाएंगे ना ये दोनों चीज़ें करने से कि कोई भी क्वेश्चन आप देख के सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो मस्ट ही मस्ट है एक अच्छी रैंक लाने के लिए। ओके गाइस, थैंक यू एंड दैट्स इट फॉर टुडे।